नमस्कार साथियों। हम सब ने संविधान के जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम सब लोग समितियां और कुछ तथ्यात्मक चीज़ें अभी तक भूल चुके हैं या उसको हम मिस कर चुके थे। तो पढ़ाते समय व्याख्यात्मक थोड़ा हो गया था, तो कुछ तथ्यात्मक बातें जैसे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, इसके अलावा संविधान सभा के कुछ पदाधिकारी, कार्य पद्धति पर बात हो गई थी, गठन पर बात हुई थी, बैठकों पर भी बात हुई थी, लेकिन समितियों पर और कुछ पदाधिकारियों पर बातें नहीं हो पाई थी। तो उनको आज के वीडियो में उन सारी चीज़ों को देख लेना है। प्रारूप समिति को देख लेना है खास करके इसमें। इसके अलावा संविधान सभा से संबंधित जो भी अन्य तथ्यात्मक बातें हैं उनको, और इस टॉपिक में हम लोग संविधान सभा की आलोचना को भी देख लेंगे कि किन किन आधार पर संविधान सभा की आलोचना की जाती है और उनका आधार क्या है, और साथ ही साथ उनका क्या तार्किक पहलू है, क्या वो सत्य हैं या असत्य हैं, उन सारी चीज़ों पर विचार कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले संविधान सभा पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जो बातें नहीं हुई हैं उनको हम सब कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। तो हमारी जो संविधान सभा थी इसके बारे में आप जानते हैं कि इसके अध्यक्ष निश्चित तौर पे आपको पता है, पहले वीडियो में भी है। हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस कहानी से आप परिचित हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसमें अस्थायी तौर पे सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा दूसरी बार आई या दूसरी बार उसकी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और बाद में जब संविधान सभा की अंतिम बैठक, यहाँ पर ध्यान रखना, संविधान सभा की अंतिम बैठक जब हुई 24 जनवरी 1950 को, जिसमें कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, तो उसी दिन सर्वसम्मति से संविधान सभा के अध्यक्ष को ही भारत का अगला राष्ट्र, या कह सकते हैं भारत का, गणतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया, या संविधान सभा ने उनको राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी। उसी समय 284 सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 की बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे, एक प्रकार से प्रोटेम थे, अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 की बैठक से लेकर के और 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक तक वही संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 के बाद 3 प्रमुख स्थितियां प्राप्त की थी। एक तो वो पूर्ण संप्रभ हो गई थी, दूसरा संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, अगर याद होगा, कि संविधान सभा संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका का भी काम कर रही थी। ये चर्चा हुई थी कि हमारी संसद का गठन 1952 में हुआ है। 26 जनवरी 1950 के पहले भारत के लिए जो भी विधान बनते थे या जो कानून बनते थे वो सारे काम भी संविधान सभा करती थी। तो संविधान सभा की 2 बैठकें होती थी। जब वो संविधान सभा के तौर पर काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब वो विधायिका के तौर पे काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 के पहले तक हमारे लिए विधायिका का भी काम किया, यानी उस समय हमें जिन भी कानूनों की जरूरत पड़ती थी तो संविधान सभा विधायिका के तौर पर बैठती थी और उन कानूनों का हमारे लिए निर्माण करती थी। और जब विधायिका के तौर पे संविधान सभा बैठती थी तो उस समय उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ये क्वेश्चन अगर कभी भी आपसे पूछे, जैसे इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, संविधान सभा ने कुछ और भी काम किए थे, जैसे राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को संविधान सभा ने ही अनुमोदित किया था। इसके अतिरिक्त अगर तथ्यात्मक रूप से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमारी संविधान सभा ने ही स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया था। तो ये सारे काम भी संविधान सभा कहीं ना कहीं कर रही थी, यानी वो संविधान सभा का तो काम कर ही रही थी, विधायिका का भी काम कर रही थी, और साथ ही साथ भारत के जो अन्य कानून या इस तरह की कुछ स्वीकृत वाली बातें आती थी उनको भी वो कर रही थी।
इसके बाद फिर यहाँ पर एक चीज आती है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष यहाँ पे 2 थे, आप ध्यान रखना। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे HC मुखर्जी, पहले थे HC मुखर्जी, और संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे VT कृष्णम्माचारी। तो इन दोनों नामों को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, पहले कौन थे? HC मुखर्जी थे, और दूसरे कौन थे? VT कृष्णम्माचारी थे। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार इसके कौन थे? BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का सुलेखन मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, और उसको सुसज्जित शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। इसके बाद अगर हम सब देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण समिति जो हमारे संविधान सभा की है, देखिए हमारी संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है। यानी हमारी संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया है, और इन समितियों में अभी मैं आपको आगे और भी कुछ प्रमुख समितियां बता दूंगा, लेकिन इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। यानी इन समितियों को अगर हम देखेंगे तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इस समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, अन्य नामों से जानते हैं। तो चाहे आपसे प्रारूप समिति पूछे या ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर आपसे पूछे मसौदा कमेटी, तो आप इसी समिति को समझेंगे। ये समिति इसलिए महत्वपूर्ण थी कि संविधान का प्रारूप लेखन का कार्य इसी को सौंपा गया था कि आपको संविधान का प्रारूप लेखन करना है। उसके बाद फिर 3 वाचन संविधान सभा में देखिए बैठकें हुई हैं 9 दिसंबर से लेकर के और 26 नवंबर, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। इसके बाद 3 वाचन हुए थे। तो प्रारूप लिखने के बाद या प्रारूप का जब कार्य पूरा हुआ तो उस पर वाचन हुए, और वाचन में संविधान सभा के हर मुद्दे पर डिस्कस हुआ, तमाम सारे संशोधन रखे गए, और उसके बाद सर्वसम्मति से सारे फैसले लिए गए। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो प्रारूप समिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी का काम था संविधान का लेखन करना, और प्रारूप समिति का गठन अगर हम प्रारूप समिति के गठन पर बात करेंगे तो प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति का काम क्या था? विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके एक प्रारूप बनाना, फिर उस प्रारूप पे वाचन जो हुए हमारे संविधान सभा में 3 वाचन हुए, जिनमें से दूसरा वाचन सबसे लंबा चला, और उसमें तमाम सारे संशोधन रखे गए। उन संशोधनों में जिन पर भी चर्चा हो सकती थी चर्चा हुई, और सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। तो प्रारूप समिति को आपको ध्यान में रखना है, और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इस डेट को आपको याद रखना है। और ये हमारी जो प्रारूप समिति थी ये कुल 7 सदस्यों वाली थी। कुल का मतलब यहाँ पर है कि इसके एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के तौर पे बहुत चर्चित नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और इसी नाते कुछ लोग या ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारे संविधान के जनक हैं। इनको आधुनिक मनु, भारतीय संविधान का जनक, इन जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर हालांकि बाद में कांग्रेस ने संविधान सभा में इनको जो है इस्तीफा दिला करके, जयकर का इस्तीफा दिला करके संविधान सभा में आमंत्रित किया था, और उस समय कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया था। तो प्रारूप समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं की अध्यक्षता में, या प्रारूप लेखन का जो कार्य हुआ था इन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो BR अम्बेडकर इस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे जैसे आप ध्यान रखना, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 में एक अध्यक्ष हो जाएगा और 6 अन्य सदस्य हो जाएंगे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य सदस्यों में आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इन 7 में से कोई एक नाम हटा करके आपसे पूछ लेता है, तो उस पर हम सब विचार करते हैं कि कौन कौन सदस्य थे। तो पहला अध्यक्ष तो आपको क्लियर ही है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। इसके बाद फिर अन्य सदस्यों में दूसरे सदस्य हैं N गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरे सदस्य हैं, आप देखेंगे, N गोपाला स्वामी अयंगर। इसके बाद तीसरे सदस्य हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे हैं डॉक्टर KM मुंशी।
और 5वें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। छठे और 7वें जो सदस्य हैं उनमें पहले कोई और था और ये दोनों उनके स्थान पे बाद में आए, जैसे एन माधवराव। एन माधवराव प्रारूप समिति के छठे सदस्य हैं। और बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे के बाद एन माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। और अंत में है टीटी कृष्णम्माचारी। तो अंत में अगर आप देखेंगे तो 7वें सदस्य हैं टीटी कृष्णम्माचारी। तो टीटी कृष्णम्माचारी जो हैं वो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में सदस्य के तौर पे शामिल हुए थे। तो ये 7 सदस्य हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान के प्रारूप का लेखन। बी आर अम्बेडकर को जैसा मैंने बताया कि उनकी सीट विभाजन के बाद पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो वो विभाजन में पाकिस्तान में चली गई, तो बाद में फिर जयकर को इस्तीफा दिला करके उनको संविधान सभा में बुलाया गया और उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। तो पहले चरण में ये जितनी बातें हैं इनको आप ध्यान से देख लेंगे और इसमें आपके एग्जाम के लायक बहुत सारे पॉइंट हैं, आप उनको देखेंगे। तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं, सबसे पहले हम उन पर चर्चा करते हैं। कुछ बड़ी समितियां, तो बड़ी समितियों में एक समिति आपने जानी, उसका नाम क्या है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है तो इसलिए उसके बारे में जो भी बातें थी आपके सामने हुई। सदस्य, अध्यक्ष, कार्य। इसके बाद कुछ और समितियां हैं जो आप निश्चित तौर पर इनसे परिचित रहिए, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे एक समिति थी राज्यों से समझौता करने के लिए एक समिति, या राज्यों के साथ संबंध के लिए या समझौते के लिए एक समिति बनी थी। उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की थी, बड़ी समितियों की अध्यक्षता की थी। उनमें से एक राज्यों से समझौता करने के लिए समिति थी। इसके अतिरिक्त एक संघ शक्ति समिति थी और एक संघीय संविधान समिति, यानी संघ शक्ति और संघीय संविधान के लिए जो समितियां बनी, एक समिति बनी। और इसके साथ साथ राज्यों से जो समझौता होना था उसके लिए जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो बड़ी समितियों में 3 प्रमुख समितियां फिर से देख लीजिए, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और साथ ही साथ राज्यों से समझौता करने के लिए समिति। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति। यहाँ पर देखना, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों पर और अल्पसंख्यकों, जनजातियों, इसके अलावा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। यानी वल्लभ भाई पटेल एक तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। और इस समिति के तहत 5 उप समितियां थी। तो 5 तो नहीं, लेकिन मैं 2 आपको महत्वपूर्ण बताए दे रहा हूं। 2 कौन कौन सी? एक मौलिक अधिकारों पर उप समिति, एक मौलिक अधिकारों पर उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकारों पर जो समिति थी उसके अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र के लिए। लेकिन मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और एक अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। इसके अलावा ये 2 प्रमुख समितियां हैं, एक है संचालन समिति और एक है प्रक्रिया नियम समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से देख लीजिए, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर इसमें हम प्रारूप समिति को भी शामिल कर लें, जो आप पहले से जान चुके हैं, तो ये कुछ बड़ी समितियां हैं संविधान सभा की। इनको हम संविधान सभा की सबसे प्रमुख समितियों के नाम से जानते हैं, बड़ी समितियों के नाम से जानते हैं, जिसमें से राज्यों से समझौता हेतु समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जेएल नेहरू थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों के लिए एक उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे।
संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के बारे में आप जान ही चुके हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। ये बड़ी समितियां हैं, इसके साथ हम कुछ छोटी समितियों को भी देख लेते हैं। बड़ी समितियों को हमने देखा कि संविधान सभा में कौन सी प्रमुख समितियां थी। इसके बाद कुछ छोटी समितियों को भी आप देख लीजिए, आपके लिए एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होती हैं, कई बार ये पूछ ली जाती हैं। तो कुछ अन्य समितियां हैं, उनको हम सब देख लेते हैं संविधान सभा में जो थी, और उनके अध्यक्ष को आप जान लेते हैं। जैसे एक समिति आप यहाँ पर देखेंगे, वित्त और कर्मचारी समिति, यानी वित्त और स्टाफ समिति या स्टाफ कमेटी। तो वित्त और कर्मचारी समिति संविधान सभा की एक प्रमुख समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वित्त और कर्मचारी समिति या वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद एक समिति थी, ये यूपीएससी में पूछी भी गई है, प्रत्यायक या क्रेडेंशियल कमेटी। तो प्रत्यायक या जो क्रेडेंशियल कमेटी थी, क्रेडेंशियल कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरी प्रमुख समिति अगर आप देखेंगे तो कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं KM मुंशी। कई बार कंफ्यूजन होता है, संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक बड़ी समिति है, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, KM मुंशी। एक सदन समिति थी, सदन समिति के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारमैया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सदन समिति के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रध्वज पर एक तदर्थ समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी हमारा जो राष्ट्रध्वज है, हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है, उस पर एक एडहॉक कमेटी बनी थी। तदर्थ कमेटी अगर आप ना समझ पा रहे हो तो संसद में भी दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक अस्थाई समितियां या स्थायी जिनको हम कहते हैं, और एक होती हैं एडहॉक। तदर्थ समितियां किसी विशेष कार्य के लिए गठित की जाती हैं, और अस्थाई समितियां हमेशा स्थायी रूप से गठित होती हैं, हर साल या जब तक उनका कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रध्वज पर एक तदर्थ समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक प्रेस दीर्घा, यानी कि जो हमारी प्रेस है उसके लिए एक दीर्घा, प्रेस दीर्घा का मतलब होता है कि प्रेस को रिपोर्ट देना या इन्फॉर्म करना, या जो प्रेस वार्ता के लिए अधिकृत समिति हो। तो प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। इसके अलावा एक नागरिकता पर तदर्थ समिति बनी थी, नागरिकता संबंधी मामलों पर विचार के लिए एक एडहॉक या तदर्थ कमेटी, उसके अध्यक्ष थे S वरदाचारी। एक और आप देख सकते हैं कि प्रारूप समिति की जांच के लिए एक विशेष समिति बनी थी, यानी प्रारूप समिति की जांच के लिए एक और विशेष समिति बनाई गई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, JL नेहरू। तो ये आपकी छोटी समितियां हैं, आप इनको एक बार देख लेना, ये आपके काम की हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। संविधान सभा की समितियों पर विचार करने के बाद एक प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बना है कई बार कि संविधान सभा में वाचन कितने हुए थे। वाचन का मतलब होता है कि संविधान को पढ़ा जाना या प्रारूप को पढ़ा जाना, और फिर उस प्रारूप पे चर्चा करके विभिन्न सारे संशोधनों को लाना, और उन संशोधनों में से जो जरूरी समझे गए उन संशोधनों पर विचार करके और फिर उसको पारित करना। जैसे जब कोई बिल संसद में आता है तो उसका पहले वाचन होता है, कोई बिल आता है तो बिल संसद में पहले पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद फिर उस पर विचार होता है, विपक्ष फिर उस पर संशोधन ला सकता है, या पक्ष का कोई सदस्य भी उसमें सुझाव दे सकता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है नियम बनाने की, अधिनियम बनाने की। आगे जब पढ़ेंगे आप विधेयक, अधिनियम या कानून बनाने की प्रक्रिया, तो वहां पर भी वाचन का जिक्र होगा। जैसे कोई भी बिल जब संसद में रखा जाता है तो पहले उसको पढ़ा जाता है, उसकी कॉपी समस्त सदस्यों को बांटी जाती है, फिर उसके बाद उसमें विभिन्न संशोधन सुझाव आदि मांगे जाते हैं, उन पर वोटिंग हो सकती है, ध्वनि मत से पारित हो सकता है। तो वही एक प्रकार से इसको आप समझ लीजिए। तो वाचन को मैंने तीन वाचन टोटल माने जाते हैं संविधान सभा में, जिसके तहत हमारा संविधान बना। तो ये है क्या और इनकी डेट क्या है और क्या इनका महत्व है, इसको यहाँ पर समझने का हम सब प्रयास करते हैं। तो प्रथम वाचन, देखिए ये क्वेश्चन चूंकि लोक सेवा आयोग के एकाध परीक्षाओं में आ चुका है पहले से, तो वहां पे वाचन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रथम वाचन का मतलब है कि संविधान को पढ़ा गया पहली बार। तो प्रथम वाचन में या प्रथम चरण में क्या हुआ कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान का जब प्रारूप बनकर के तैयार हुआ तो 4 नवंबर को पहली बार उसको संविधान सभा के सामने
रखा गया या पढ़ना शुरू किया गया। और ये जो वाचन था, पहला वाचन जो था, ये 5 दिन चला, यानी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। इसमें पूरे संविधान को पढ़ा गया, संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान नहीं बल्कि संविधान का प्रारूप, क्योंकि जब वो अधिनियमित हो जाएगा, पास हो जाएगा, तभी हम उसको संविधान मानेंगे। तो प्रथम वाचन में बी आर अम्बेडकर ने संविधान के पूरे प्रारूप को संविधान सभा के सम्मुख पढ़ा। सारे सदस्यों को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप की जानकारी दी गई और प्रथम वाचन इसी के साथ समाप्त हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि प्रथम वाचन कब से कब तक चला, तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। हुआ क्या इसमें? बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रारूप को पढ़ा, सदस्यों को उनकी प्रतिलिपियां दी गई या उस पर विचार करने के लिए संविधान की जो प्रारूप थे या जो संविधान का जो प्रारूप था उसको सौंपा गया। और उसके बाद जब दूसरा वाचन हुआ तो उसमें विभिन्न सारे संशोधन मांगे गए। ये एक प्रक्रिया होती है, अगर आप आगे पढ़ेंगे संसदीय विधान या अधिनियम जब बनते हैं, आज भी ऐसी प्रक्रिया से बनते हैं। तो पहले वाचन में बी आर अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप का वाचन किया, उसको पढ़ा और ये वाचन टोटल 5 दिनों तक चला। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाचन है ये लंबा चला है। इसको अगर आप देखेंगे तो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ है और ये चला है 17 अक्टूबर 1949 तक। इसको देख लेंगे आप ध्यान से, यानी 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ है और ये चला है 17 अक्टूबर 1949, यानी 1 साल से कम है, 11 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये बृहद है, लंबा वाचन है। क्यों लंबा वाचन है? पहले वाचन में संविधान के प्रारूप को पढ़ा गया, दूसरे वाचन में उस पर संशोधन सुझाव मांगे गए। तो एक आंकड़ा है लक्ष्मीकांत की बुक के अनुसार, एम लक्ष्मीकांत की बुक के अनुसार, कि संविधान के प्रारूप पर टोटल 7,653 संशोधन लाए गए। यानी कि जैसे अभी भी बिल आता है तो बिल पर संसद में विपक्ष आमतौर पे या जो उससे सहमत नहीं होते हैं वो संशोधन लाते हैं कि आप इसमें ये संशोधन कर दीजिए। अब ये करना या ना करना 2-3 चीज़ों पर निर्भर होता है। अगर बिल लाने वाला या बिल अगर सरकारी है, सरकार का बल उसके पीछे है और बहुमत स्पष्ट है, तो संशोधन किया जाए न किया जाए ये सत्तासीन दल पर निर्भर करता है। अगर बहुमत नहीं है तो कई बार संशोधन मानने भी पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत प्रभावी संशोधन है तो बहुमत के बावजूद भी मानना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले प्रारूप में हमारा क्या हुआ कि संविधान के प्रारूप को पढ़ा गया। दूसरे वाचन में, दूसरे चरण में जब 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला, तो माना जाता है या कहा जाता है कि इसमें 7,653 संशोधन रखे गए, जिनमें से 2473 पर विचार किया गया। यानी इन 2473 संशोधनों पर विचार किया गया। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से निकाला कि इसमें इतने संशोधन हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। देखिए, प्रारूप क्या होता है? प्रारूप या ड्राफ्ट क्या होता है? एक प्रकार से कच्चा मान लीजिए मसौदा है। और फिर अधिनियम कब बनेगा? जब उसको किसी वैध विधायिका द्वारा या संसद द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो उस समय संविधान सभा ही संविधान का निर्माण कर रही थी। तो दूसरे वाचन में इन सारे संशोधन रखे गए, 7,000 से अधिक संशोधन रखे गए, 2473 टोटल संशोधनों पर विचार किया गया। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे सारा जो निर्णय हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ। तो इस वाचन में इन संशोधनों पर विचार हुआ। जब सारी चीजें हो गई तो अंतिम वाचन हुआ, तृतीय चरण जिसको हम कह सकते हैं, और वो चला है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इसमें आप ये कह सकते हैं कि संविधान को अंतिम रूप दिया गया। और फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसको हम सब कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। इसको क्या कहते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। और उसके बाद फिर 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। इसीलिए आप देखेंगे प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि 26 नवंबर को एतद द्वारा हम अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो डेट है, इसी दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। और उसी समय जैसे नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, तदर्थ संसद संबंधी प्रावधान, कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। संविधान क्यों नहीं लागू किया गया वो कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उसी की याद में संविधान
को 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, तो 2 महीने की देरी के साथ इसको लागू किया गया। तो ये आपके संविधान सभा के 3 वाचन हैं। किस वाचन में क्या हुआ इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इस टॉपिक में हम अंतिम रूप से एक और आपको चर्चा बता देते हैं, जैसे संविधान सभा की आलोचना। हालांकि विभिन्न चर्चाओं में ये बात सामने पहले से आई है कि संविधान सभा की आलोचना किन आधारों पर होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको इकट्ठा करने का प्रयास किया है। तो संविधान सभा की जो आलोचना होती है वो कई आधार पर होती है। 5-6 आधार मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं और कुछ उस पर बातें हैं। जैसे पहला आधार, ये पहली आलोचना मैंने आपको बताई है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, ये आलोचना है। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि इसको भारतीय जनता ने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं चुना था। यह आलोचना मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इसने भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, या इसको भारत की जनता ने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं चुना था। लेकिन उस समय जैसी परिस्थितियाँ थी, अखिल भारतीय संघ एक था, देशी राज्य अलग थे। देशी राज्यों में अभी तक भी कोई चुनाव प्रणाली नहीं आई थी। अखिल भारतीय संघ में पहले से प्रांतीय चुनाव हो चुके थे, और फिर देश की परिस्थितियां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां, तमाम सारे तत्कालीन कारण ऐसे थे जिसके कारण प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए। लेकिन फिर भी संविधान सभा पर यह आरोप लगाना कि वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव या बहुसंख्यक सदस्यों का चुनाव, 296 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर किया गया था। हालांकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि जरूर नामांकित होकर के आए थे, लेकिन उनमें से भी कई सारे बहुत योग्य सदस्य थे। तो एक आलोचना पहले ये होती है कि इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। इसके पहले कांग्रेस ने आज़ादी के पहले ये कहा भी था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी जिसका निर्वाचन या जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा। तो वो चीज़ उस समय पूरी नहीं हो पाई, कई सारी परिस्थितियाँ थी। तो ये एक आरोप लगता है सबसे पहला कि हमारी संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। दूसरा आरोप ये लगता है कि संप्रभुता का अभाव। अब आप जानते हैं कि हमारी संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है और चुनाव इसके जुलाई 1946 में हुए हैं। बैठक पहली 9 दिसंबर 1946 को हुई है। तो उस समय तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो ये एक आरोप लगता है कि उस समय जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो हमारी जो संविधान सभा है वो संप्रभु नहीं थी, क्योंकि उसका गठन ब्रिटिश कानूनों के तहत हुआ था, ब्रिटिश प्रावधानों के अनुसार हुआ था। ये एक आलोचना इसकी होती है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है, तो तथ्यात्मक रूप से तो ये आलोचना साबित होती है कि भाई 15 अगस्त 1947 के पहले संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। लेकिन जब वास्तविक तौर पर विचार करेंगे तो संविधान सभा पूरी तरीके से, उसमें भारतीय सदस्य थे, उसमें अंग्रेजों का या ब्रिटिश शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था, संविधान निर्माण करते समय ब्रिटिश सरकार का कोई दबाव नहीं था। तो इसलिए ये आलोचना है और ये उसके कह सकते हैं कि विपक्ष में आप निष्कर्ष दे सकते हैं कि उसमें संप्रभुता का अभाव था। तो उसके विपक्ष में आप क्या कहेंगे, ये पॉइंट आप रखेंगे। कुछ लोग इसको समय की बर्बादी मानते हैं। हालांकि इतने विविधतापूर्ण देश का संविधान भले ही थोड़ी देरी से बना, लेकिन बेहतर संविधान बना। बहुत जल्दबाजी में कई बार संविधान बनते हैं तो बहुत अच्छे तो नहीं होते। हालांकि जैसे अमेरिकन संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो 4 महीने में बन गया था, लेकिन वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। परिस्थितियाँ और विविधता आदि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो भारतीय संविधान को बनाने में काफ़ी लंबा समय लेते हैं। तो आलोचक इस बात की भी आलोचना करते हैं। जैसे संविधान सभा के एक सदस्य थे निराजुद्दीन अहमद। तो निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था कि ये अपवहन यानी कि ये समय बर्बाद करती है या समय ज़्यादा लेती है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। तो ऐसी आलोचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रारूप समिति को क्या कहा था, अपवहन समिति कहा था। तो कुछ लोगों का मानना है कि संविधान सभा ने संविधान की या समय की बर्बादी की, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत जैसे देश का संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो देर से कार्य हुआ लेकिन बेहतर कार्य हुआ। कुछ लोगों का एक ये भी आलोचना है कि संविधान सभा पे कांग्रेस का प्रभुत्व था। इस पर भी मैंने पहले बात की है। निश्चित तौर पर संविधान सभा में सर्वाधिक संख्या अगर पार्टी के आधार पर हम देखेंगे तो कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि संविधान सभा में हर निकाय से, एंग्लो इंडियन से, सिखों से, पारसियों से, ईसाइयों से, मुस्लिम प्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे। तो पार्टी के आधार पर जरूर कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन अन्य तमाम सारे प्रभावी सदस्य उसमें शामिल थे। प्रारूप समिति जैसे महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और इस बात की जब ये आलोचना होती है तो आप अपने पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि संविधान सभा के अधिकांश निर्णय, अधिकांश क्या संपूर्ण निर्णय, संविधान सभा के संपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे। तो इसलिए ये बहुत मुद्दा मायने नहीं रखता है कि उसमें
कांग्रेस का प्रभुत्व था। हालांकि जैसे ऑस्टिन का कथन मैंने बताया था, ऑस्टिन कहते हैं कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। यानी ऑस्टिन का क्या कहना था कि संविधान सभा क्या है, कांग्रेस है, और कांग्रेस क्या है, भारत है। तो ये कथन कई बार एग्जाम में आया है। ऑस्टिन इस लिए मतलब इस आलोचना के आधार पर कहते हैं कि सभा यानी संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। इसके बाद बहुत सारे लोग मानते हैं कि संविधान सभा में व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब इसमें वकीलों और नेताओं के अलावा अन्य वर्गों का प्रभुत्व या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ये आलोचना भी है, कुछ लोग वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं इसको। लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्षेत्रीय विद्वता के आधार पर और अन्य आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। और अंतिम आलोचना कुछ लोग करते हैं कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। तो ये सत्य है कि अधिकांश संविधान सभा के सदस्य हिंदू थे, लेकिन संविधान निर्माण करने में ऐसी कोई भी मतलब जो है परिपाटी या ऐसा कोई कानून नहीं दिखेगा जो भारत को एक हिंदूवादी या हिंदुओं के प्रभुत्व वाले संविधान के निर्माण की तरफ ले जाए। भले ही ये एक आलोचना हो सकती है, जैसे विस्काउंट कहते हैं कि ये हिंदुओं का निकाय थी, एक विशेष या एक बड़े समूह का ही निकाय थी, लेकिन भारतीय संविधान बनाने में हर वर्ग हर धर्म की भावनाओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है, इसलिए ये आलोचना भी बहुत तर्कसंगत नहीं है। तो ये संविधान सभा की, ये संविधान की नहीं, संविधान सभा की प्रमुख आलोचनाएं हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे।